आज आपको मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं अजीत डोभाल की। वैसे तो अजीत डोभाल की इतनी कहानियां हैं कि कई दिन भी कम पढ़ सकते हैं, लेकिन आज पहली कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसलिए आपको उनका एक इंट्रोडक्शन देता हूं। अजीत डोभाल वो शख्स हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर काम किया और इस हद तक वो डेडिकेटेड रहे कि चाहे वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हों या फिर श्री नरेंद्र मोदी रहे हों, हर कोई उनके काम से बहुत प्रभावित हुआ। उनकी कहानी शुरू होती है 20 जनवरी 1945 को। उत्तराखंड जहां पर आज है, वहां पहले उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था और वहां का एक पहाड़ी गांव है, वहां इनका जन्म हुआ। एक आर्मी में थे इनके पिताजी, गढ़वाली परिवार था और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका गांव आता है, वहां इनकी परवरिश हुई। फिर ये थोड़े बड़े हुए तो इनको प्रारंभिक शिक्षा के लिए अजमेर के मिलिट्री स्कूल में भेजा गया और उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। अब 1967 आते आते जब इनकी उम्र करीब 23 साल की थी तो ये यूपीएससी में पहली बार में सेलेक्ट हो गए, आईपीएस बन गए। आईपीएस बन के ये केरला पहुंच गए। अब केरला से कहानी इनकी शुरू होती है। अजीत डोभाल के अंदर एक खासियत रही है कि वो जिससे बात करते हैं उसे कन्विंस कर लेते हैं। कन्विंसिंग पावर बड़ी तेज है। अब जब ये केरल में इनकी तैनाती हुई तो वहां एक हिंदू मुस्लिम एक संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के दौरान हुआ ये कि एक समुदाय को शांत कराने के लिए, दूसरे समुदाय को शांत कराने के लिए इन्हें दोनों ही समुदायों से बात करनी पड़ रही थी और उस वक्त ये इनका पद भी बड़ा नहीं था, आईपीएस नए नए बने थे। लेकिन उन्होंने काम इतनी खूबसूरती से किया कि कुछ ही समय में वो जो संघर्ष की स्थिति थी दो अलग अलग समुदायों के बीच, उसको उन्होंने निपटा दिया। ये बात धीरे धीरे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची कि इतना बड़ा कहां वहां बवाल होता है केरला में और उसको एक नया आईपीएस चुटकियों में हल कर लेता है। और लोग ये बताते हैं कि भाई जब वो एक समुदाय से बात करने जाए तो उनकी तरह बात करे, दूसरे समुदाय से बात करने जाए तो उनकी तरह बात करे। मतलब कुल मिलाकर उनकी बातों में जादू है। इंदिरा गांधी ने उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। मिलने के लिए बुलाया तो काफ़ी प्रभावित हुई। अब प्रभावित हुई तो उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ केरल में पड़े हो, तुम तो यहाँ आओ और हमारे साथ काम करो। उनको दिल्ली खुफिया एजेंसी में तैनात कर दिया जाता है और उन्हीं दिनों, ये बात है 71 की, 67 में ये आईपीएस बने थे। 71 दिसंबर में वो दो समुदायों में झड़प होती है। 71 के अंत तक ये वहां दिल्ली बुला लिए जाते हैं। इधर 72 सितंबर में भारत ने पहली बार पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था। अब इसके बाद कहानी ये हो गई थी कि आसपास के जो देश थे वो तैयारी कर रहे थे। अब ऐसे में ये लगने लगा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई तैयारी हो रही हो। उस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने अजीत डोभाल को बुलाया और कहा कि भाई आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं। उसके बाद अजीत डोभाल ने खुद तय किया कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। अब यहां जब ये पाकिस्तान पहुंचते हैं, किस तरह से पहुंचते हैं बताने की जरूरत नहीं है। एक खुफिया एजेंट है तो जैसे पहुंचे होंगे वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ये पहुंचते हैं वहां पर और उसके बाद वहां पर एक भिखारी बनकर काम करने लगते हैं। काम क्या करने लगते हैं? जासूसी करने लगते हैं और वहां की सूचनाएं एकत्र करनी शुरू करते हैं कि भाई कहीं यहां भी तो तैयारी नहीं चल रही है। उस दौरान उन्हें यह पता चलता है कि चाइना और फ्रांस ये पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और परमाणु बम बनाने की यहां पे तैयारी शुरू हो चुकी है। अच्छा, ये सब उस जमाने की बातें हैं जब मोबाइल फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ये सूचना क्रांति हुई नहीं थी। तो ये अपने तरह से ये जानकारी जुटा रहे थे। जानकारी जुटाते जुटाते इनको यह भी पता चल गया कि इस मामले में फ्रांस ने बैकआउट कर दिया है, लेकिन चाइना अभी भी सपोर्ट कर रहा है। फिर इनको पता चला कि भाई रावलपिंडी में एक कहोटा नाम की जगह है जहां पर यह सब हो रहा है। वहां एक खान रिसर्च सेंटर है जिसके प्रमुख हैं वैज्ञानिक AQ खान और उनकी देखरेख में ये सब चल रहा है। अच्छा, ये जानकारियां तो जुटा रहे थे लेकिन साथ में इनको प्रूफ भी चाहिए था। अब प्रूफ जुटाने के लिए इन्होंने अपना दिमाग लगाया। ये वहीं भीख मांगते मांगते, जासूसी करते करते ये पहुंच गए उसी AQ खान रिसर्च सेंटर के पास में।
और अब इन्होंने वहां पर जो वैज्ञानिक अंदर जाते थे उन पर नजर रखनी शुरू की, कौन अंदर जा रहा है, कब आ रहा है। अब वैज्ञानिक के चेहरे पे तो लिखा नहीं होगा कि मैं परमाणु बम बनाने जा रहा हूं, ये कैसे पता किया जाए। उन्होंने इसके बारे में पढ़ा और उनको ये लगा कि भाई अगर परमाणु बम की कोई तैयारी करता है तो रेडियम के टुकड़े कुछ चिपक जाते हैं बालों से, कपड़ों से, खासकर बालों में। अब इन्होंने कहा कि मैं वो जगह पता करता हूं जहां ये वैज्ञानिक बाल कटाने जाते हैं। वो जगह पता की, वहां से बालों के सैंपल इकट्ठा किए, उन्हें अपने साथियों के जरिए हिंदुस्तान भेजा और हिंदुस्तान में आकर ये बात पता चलती है कि हाँ साहब, ये जो बाल आए हैं इनमें रेडियम के टुकड़े हैं, यानी कि तैयारी हो रही है। अब जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए तब इन्होंने सूचना भिजवाई भारत। अच्छा, भेजा इन्हें इंदिरा गांधी ने था, इधर इमरजेंसी वगैरह लग चुकी थी और भारत में सरकार चेंज हो गई थी, मोरारजी देसाई बन गए थे प्रधानमंत्री। अब इन्होंने अपने आईबी चीफ को ये बताया, आईबी चीफ ने बताया मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई ने कहा कि हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति अपनी जान पर खेलकर इतनी बातें पता कर रहा है और उसके बॉस को जवाब मिलता है हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं करना ये सब। अब ये होता है कि क्या किया जाए भाई, यहां तो परमाणु बम बन रहा है, भारत के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या किया जाए। अब ये वहीं पर दिमाग लगाते हैं और ये इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसको इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, अगर इन्होंने परमाणु बम बना लिया तो आप पर भी इस्तेमाल हो सकता है। वो कहते हैं हाँ। कहते क्या करना है? उन्होंने कहा साहब हम अटैक करना चाहते हैं। अब इजराइल से अटैक कैसे होगा, उसके लिए मदद चाहिए हिंदुस्तान की, ताकि जो लड़ाकू विमान वगैरह खड़े होंगे वो कहाँ होंगे और ईंधन कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने एक जगह पॉइंट आउट की कि भाई गुजरात में ये जगह आप हमें दे दीजिए, यहाँ हम अपने लड़ाकू विमानों को खड़ा करेंगे और इन पर अटैक कर देंगे। अब इन्होंने फिर अपने आईबी चीफ को इन्फॉर्म किया कि भैया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने इजराइल से खुद ही बात कर ली अपने पर्सनल लेवल पर, उनकी खुफिया एजेंसी को तैयार कर लिया है, अटैक भी वो करेंगे, बस गुजरात में वो जगह दे दो उनको ईंधन भरने के लिए। अब ये पहुंचते हैं वहां पे आईबी चीफ मोरारजी देसाई के पास, उन्होंने फिर मना कर दिया। इस बार तो उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। आईबी चीफ ने कहा कि मेरा आदमी वहां पर लगा हुआ है, अपनी जान का दांव लगा के वो इतनी बातें पता कर आया है कि परमाणु बम कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है, क्या हो रहा है। अपने बल पर उसने, आपने कहा हम मदद नहीं करेंगे तो उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी से बात कर ली, सारा सब कुछ हो चुका है, लेकिन आप तैयार नहीं हो रहे, आप टस से मस नहीं हो रहे, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। और उस वक्त के जो आईबी चीफ थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इधर क्या होता है कि इधर पाकिस्तान में भी सरकार तब बदल गई थी और जिया उल हक बन गए थे वहां पर राष्ट्रपति। अब जिया उल हक ये चाहते हैं कि हम पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती करें और इसी सिलसिले में वो एक फोन करते हैं मोरारजी देसाई को। कहते हैं कि मोरारजी देसाई और जिया उल हक के बीच कुछ ऐसी बात हुई जिसमें मोरारजी देसाई थोड़ा सा चिढ़ गए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि आप हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और आपके रावलपिंडी के कहोटा में आप खान रिसर्च सेंटर में अपना परमाणु बम बना रहे हैं। अब ये बात सुनकर जिया उल हक हैरान रह गए कि भारत के प्रधानमंत्री को बात कैसे पता है, और उन्होंने उससे भी ज़्यादा ये बात और कह दी, हमें सब पता है, हमारे लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं। अब ऐसे में जिया उल हक ने सीधे आदेश दिया और भारत के कोई जासूस हैं नहीं हैं उनको पकड़वाया गया अपने स्तर पर और सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, ये सब उन्होंने काम करने शुरू किए। अच्छा, इस वक्त क्या हुआ था, इस बीच में जबकि जिया उल हक की बात होती है, इधर मोसाद तैयारी कर रहा है पर मोसाद को मदद नहीं मिल रही है, इस बीच में एक और काम कर चुके थे अजीत डोभाल। मैं इसीलिए आपको उनकी कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये तो छोटी सी एक कहानी है और बहुत किस्से हैं। अजीत डोभाल ने क्या किया था, क्योंकि वो सारे वैज्ञानिकों पर नजर रखे हुए थे, ऐसे में उन्हें पता चलता है पाकिस्तान के एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिसके एक महिला के साथ अवैध संबंध हैं। कोई खास बात नहीं है महिला के साथ अवैध संबंध होना, लेकिन ये खास बात इसलिए थी क्योंकि वो जो महिला थी उसका संबंध किसी दूसरे देश से था, यानी वो जासूस महिला थी। यानी एक तरफ ये जासूसी कर रहे हैं, दूसरा उन्हें दूसरे जासूस की भी खबर है कि उस महिला के संबंध किसी वैज्ञानिक के साथ बन गए हैं। अब ये सीधे उस वैज्ञानिक के पास पहुंचते हैं कि मैं आपका सारा भांडा फोड़ दूंगा अगर आपने मुझे अंदर का ब्लूप्रिंट नहीं दिया। इसके बाद कहते हैं कि उन्होंने वो ब्लूप्रिंट निकलवाया और क्योंकि ये सारी उन्होंने प्रैक्टिस एक इस तरीके से की थी कि वहाँ जो कुछ भी चल रहा था उस काम में असर पड़ने लगा,
उस काम को रुकना पड़ा। वहाँ भी पता लगने लगा कि हमारी सूचनाएं बाहर कैसे जा रही हैं। उधर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति का आया कि ये सारी बातें बाहर जा रही हैं, तमाम बातें। मतलब अब वो जो चुपचाप काम चल रहा था खान रिसर्च सेंटर में, अब उस पर असर पड़ने लगा। इधर अजीत डोभाल ने न सिर्फ उसकी सूचना इजराइल और हिंदुस्तान को दे दी, बल्कि वहाँ काम करने वाले वैज्ञानिक को अपने बातों में फंसाकर वहाँ का ब्लूप्रिंट भी निकलवा लिया। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि एक छोटा सा किस्सा है। उसके बाद जब वहाँ धरपकड़ शुरू हुई जासूसों की, तो अजीत डोभाल अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल कर आए। लेकिन इस दौरान ऐसा कहते हैं कि 3 से 4 साल ये वहाँ रहे और बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्होंने जानी, और इनके अंदर काबिलियत ये थी कि ये किसी भी धर्म के लग सकते थे। बिल्कुल वैसे ही भाषा, वैसा ही सब कुछ ये ओढ़ लेते थे, और इतनी खूबसूरती से ओढ़ लेते थे कि सामने वाले को पता नहीं लग पाता था। दोस्तों, अजीत डोभाल की आज मैंने आपको पहली कहानी सुनाई है। कोशिश करेंगे आगे और भी कहानियां सुनाएं। आज क्योंकि पहली कहानी थी, इसलिए मैंने आपको उनका इंट्रोडक्शन दिया है। ये सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन है। उन्होंने और भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। 2005 में वो रिटायर हो गए थे IB डायरेक्टर के पद से, और 2014 से वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हों, सभी ने उनकी गुण को, उनकी प्रतिभा को पहचाना है और उसको बहुत अच्छे से देश की सुरक्षा में लगाया है। चाहे कितनी भी हाईजैकिंग हुई हो, कहते हैं कि 70s से लेकर 90s तक जितने भी बार हाईजैक हुआ भारत का कोई भी फ्लाइट, तो उसमें इन्हें ही भेजा जाता था बातचीत के लिए, और हर जगह ये सक्सेसफुल रहे हैं। तो ऐसे अजीत डोभाल हैं हमारे देश में। कीर्ति चक्र से सम्मानित हो चुके हैं, पुलिस सेवा मेडल से सम्मानित हो चुके हैं, और बहुत पुरस्कार मिले हैं। आज दुनिया भर में घूमते हैं और दुनिया भर को मिसाल देते हैं कि किस तरह से एक देशभक्त व्यक्ति अपने देश की आन बान शान बचाने के लिए क्या कुछ दांव पे लगा सकता है। ऐसे हैं देशभक्त। ऐसे देशभक्तों की हमें कहानियां सुनने और सुनाने की ज़रूरत होती है। कोशिश करेंगे आगे और भी आपको ऐसी कहानियां सुनाएं। उम्मीद है जिन लोगों ने अभी तक अजीत डोभाल का सिर्फ नाम सुना था, उन्हें अब उनका परिचय भी मिल गया होगा।